दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी में जादुई सतरंगी लहंगे के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है अमायरा नाम की एक लड़की की, जो कि कुंजनगर नाम के गांव में रहा करती थी। अमायरा बहुत ही गरीब परिवार से थी। अमायरा के पिता बाजार में लड़कियों के सुंदर सुंदर लहंगे बेचा करते थे, लेकिन लहंगे बेचकर जो भी पैसे आते थे, उन पैसों से उनके परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। वो रूखी सूखी खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन अमायरा के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बाजार में लहंगे बेचने के लिए जाना पड़ा। वो जब बाजार में लहंगे बेच रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें चक्कर आया और वो बीच बाजार में सड़क पर ही गिर गए। तभी वहाँ से एक बड़ा ट्रक गुजरा और वो उस ट्रक के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब ये खबर अमायरा और उसकी माँ तक पहुँची, तो वो लोग भागते हुए वहाँ पर आ गयी। माँ, पिताजी को क्या हो गया है? पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं माँ? अमायरा की माँ ने किसी तरह अमायरा को संभाला और विधिवत से अमायरा के पिता का अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद अमायरा और उसकी माँ काफी दुखी रहने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन अमायरा को जोरों की भूख लगती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, आज पानी पीकर ही सो जा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अमायरा बहुत उदास हो जाती है और फिर वो पानी पीती है और अपनी माँ की गोद में जाकर सो जाती है। अगले दिन से अमायरा की माँ कुछ लहंगे लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार जाती है। लहंगे ले लो, लहंगे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे लहंगे ले लो। इसी तरह वो लहंगे बेचती है। फिर कुछ लोग उनसे लहंगे खरीदते हैं, जिससे कि अमायरा की माँ के पास कुछ पैसे आ जाते हैं और उन पैसों से वो घर में आटा, चावल और दाल लेकर आती है। फिर उस रात को आराम से खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अमायरा की माँ की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं बची थी। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था और अमायरा के पास माँ का इलाज करवाने के लिए 1 रुपए भी नहीं थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बड़े मार्केट से लहंगे खरीद कर ला सके। अब अमायरा के पास काम ढूंढने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अमायरा काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक अमायरा को कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिला था। वो काफी थक गई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए एक बड़े से घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अंदर से एक औरत निकली और उसने अमायरा से कहा, अरे बेटा, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? कैसी मदद काकी? तुम मेरे बगीचे में झाड़ू लगा दो। मेरी कमर में बहुत दर्द है, जिसके कारण मुझसे झुका भी नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं काकी, मैं अभी लगा देती हूँ। उसके बाद अमायरा उस औरत के बगीचे में जाकर झाड़ू मार देती है, जिससे वो औरत बहुत खुश हो जाती है। और वो औरत खुश होने के बाद अमायरा को 50 रुपए का एक नोट देती है। सुनो बेटा, ये लो, ये रख लो। तुमने मेरी आज बहुत मदद की है, इससे तुम कुछ खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। क्योंकि अमायरा को अब कुछ पैसे मिल गए थे, इसलिए वो खुश होकर घर वापस जा रही थी। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उस बूढ़ी औरत ने अमायरा को आवाज लगाई, बेटी रुको तो जरा, मुझ गरीब की मदद कर दे बेटी। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, भूख के मारे मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे खाना खिला दे मेरी बेटी। अमायरा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और काफी देर तक सोचने के बाद उनसे बोलती है, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ।
अमायरा के पास जो पैसे थे, अमायरा उससे खाना खरीद कर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। अमायरा ये सोचते हुए जा रही थी कि आज भी उसे कोई भी काम नहीं मिला और वो आगे बढ़ती है कि तभी उसे पीछे से एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई देती है, अमायरा, अमायरा। अमायरा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी परी खड़ी हुई थी। अमायरा परी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं परीलोक से आई हूँ। मेरा नाम कैटरीना परी है। मुझे तुम बहुत दुखी लग रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और सोचा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं। तुम एक बहुत ही दयालु लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसके बाद अमायरा परी को अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी बातें सुनकर परी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर परी उससे कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ दूंगी। तुम उससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें वो दे देगा। तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे घर की पास वाली नदी में तुम्हें वो जादुई पेड़ मिल जाएगा। अमायरा बहुत खुश होकर अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसके घर के पास वाली नदी में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। पेड़ देखकर अमायरा बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है, मैं इस पेड़ से बहुत सारे लहंगे मांगूंगी और उन्हें बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी। उसके बाद अमायरा उस पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, तुम मुझे कुछ लहंगे दे दो। मैं उन्हें बेचकर अपना घर चलाऊंगी और अपनी माँ का इलाज भी करवाऊंगी। अमायरा के इतना कहते ही जादुई पेड़ में बहुत सारे लहंगे उग जाते हैं। अमायरा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमायरा उन सभी लहंगों को पेड़ से तोड़कर बेचने लगती है। वो लहंगे इतने सुंदर और आकर्षित थे कि सभी लोगों ने उस लहंगे को तुरंत ही खरीद लिया और जो पैसे अमायरा को मिले उन पैसों से अमायरा ने अपनी माँ का इलाज करवाया। जादुई लहंगे का पेड़ उन्हें रोज लहंगे देता था और वो उन्हें बेचकर अपना घर चलाती थी। इसी तरह लहंगे को बेचकर अमायरा और उसकी माँ कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और वो हंसी खुशी जादुई पेड़ के साथ में अपनी जिंदगी जीने लगती है। केन और बार्बी दोनों बचपन से साथ ही पले बड़े थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों आपस में खूब लड़ते झगड़ते लेकिन हमेशा साथ रहते। एक बार की बात है, केन और बार्बी दोनों नदी के किनारे खेल रहे थे। केन, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, चलो नदी में नहाते हैं। नहीं बार्बी, मुझे लगता है कोई भयंकर तूफान आने वाला है और वैसे भी मुझे पानी में बहुत डर लगता है। चलो यहाँ से। अरे बुद्धू, कोई तूफान नहीं है। मुझे तो नदियों में नहाना बहुत पसंद है। एक मिनट तुम मेरे कपड़े और हील्स का ध्यान रखो, मैं नहा कर आती हूँ। इतना बोलकर बार्बी नदी में कूद गई और वापस कभी नहीं आई। वो नदी के तेज बहाव में बह गई। केन लगातार कई दिनों तक उस नदी के किनारे बार्बी का इंतजार करता रहा लेकिन वो नहीं आई। केन हर रोज उसी नदी के किनारे बार्बी का इंतजार करता। उसे यकीन था कि वो एक दिन लौटकर उसके पास जरूर आएगी। उसने उसके दिए हुए कपड़े और हील्स को संभाल कर रखा था। महीनों बीत गए लेकिन बार्बी का कोई पता नहीं चला। केन ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे नहीं मिली। एक बार जंगलों के रास्ते से होकर आदिवासियों का एक काफिला जा रहा था। वो लोग जब पानी की तलाश में नदी के तट पर गए तब उन्होंने एक लड़की को बेहोश अवस्था में देखा। उन्होंने जब उसका नब्ज देखा तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले आए और होश में लाने की कोशिश करने लगे। 2 दिनों के बाद जब बार्बी को होश आया, कौन हो तुम लोग और ये मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम मुझे नदी के किनारे बेहोश मिली थी तो हम तुझे अपने साथ ले आए। तुम कौन हो बेटी? मुझे नहीं पता अम्मा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है अम्मा। कोई बात नहीं बेटा,
जब तक तुम्हारे घर वालों का पता नहीं चल जाता तब तक तुम हमारे साथ ही रहोगी। इस तरह बार्बी आदिवासियों के साथ रहने लगी। उन्हीं आदिवासियों में एक लड़का था नवीद। उसके पास कई तरह की अनोखी शक्तियाँ थी। उसने जब बार्बी को देखा, वाह, अति सुंदर, माथे पर वही तेज और आँखों में वही दिव्य शक्तियाँ। इस लड़की से यदि मेरा विवाह हो जाए फिर तो मुझे सर्वशक्तिमान होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर नवीद बार्बी के पास जाता है। तुम्हें कुछ याद आया क्या अपने बारे में? नहीं नवीद, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, चलो मेरे साथ, तुम्हें जंगल में घुमा कर लाता हूँ। तुम्हारा थोड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा। बार्बी नवीद के साथ जंगलों में घूमने चली जाती है। तभी नवीद बार्बी से कहता है, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कृपया तुम मुझसे शादी कर लो। देखो नवीद, मुझे अभी अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ, और मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मुझे जब तक अपने बारे में सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं करूँगी। अच्छा बाबा, ठीक है, नाराज मत हो। चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर दोनों कबीले पर आ जाते हैं। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन बार्बी को कुछ याद नहीं आता। इधर केन बार्बी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मिलती। एक बार केन जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर नदी के किनारे बैठी बार्बी पर जाती है। केन बार्बी को जिंदा देख खुशी से झूम उठता है। वो उसके पास आकर बोलता है, बार्बी, तुम जिंदा हो? मुझे यकीन था तुम मुझे एक न एक दिन जरूर मिलोगी। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। घर चलो बार्बी। इतना बोलकर केन बार्बी का हाथ पकड़ लेता है। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। तभी वहाँ नवीद आ जाता है और केन को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़ने की? यहाँ से चले जाओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बार्बी, होश में आओ और मेरे साथ चलो। ये कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। अगर हमारे कबीले वालों ने तुम्हें इस लड़की के साथ यूँ जबरदस्ती करते हुए देख लिया तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। हाँ, नवीद सही कह रहा है। आप यहाँ से चले जाइए। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम बार्बी नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद दिलाकर रहूँगा कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। इतना बोलकर केन वहाँ से चला जाता है। नवीद, जाने क्यों वो आदमी मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। कहीं वो सही तो नहीं बोल रहा। नवीद समझ जाता है कि बार्बी की याददाश्त वापस आने लगी है। अब वो बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था। वो बार्बी को अपनी जादुई शक्तियों से अपनी तरफ सम्मोहित कर लेता है और उसे शादी करने के लिए मना लेता है। घर आकर नवीद सबसे कहता है, अम्मा, हम दोनों ने मिलकर एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। हम कल ही माता रानी के मंदिर में जाकर एक दूसरे से विवाह कर लेंगे। क्या बेटी, तुम तो अभी तक किसी से भी शादी करने से इनकार कर रही थी, अचानक तुम मान कैसे गई? खैर, अच्छी बात है कि तुमने घर बसाने का फैसला किया। आखिर कब तक ऐसे रहती? मैं भगवान से तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करूंगी। बार्बी पूरे तरीके से नवीद के सम्मोहन में थी। वो हर किसी से वैसा ही बोलती जैसा नवीद चाहता था। नवीद बहुत ही खुश था। आखिर उसकी शादी बार्बी से जो होने जा रही थी। सभी लोग शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। अगले दिन नवीद और बार्बी की शादी थी। शादी में कबीले के सभी लोग आए हुए थे। शादी होने ही वाली थी कि तभी केन बार्बी का वही फ्रॉक और हिल्स लेकर शादी में पहुंचता है जो लास्ट टाइम बार्बी उसके पास छोड़ कर गई थी। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। ये मेरी बार्बी है। बार्बी, ये देखो, तुम्हारा फ्रॉक और तुम्हारे हील्स, पहचानो इसे। मैं तुम्हारा केन हूँ। प्लीज बार्बी, याद करो। फ्रॉक और हील्स को देखते ही
नवीद द्वारा किया गया सम्मोहन टूट जाता है और बार्बी को सब कुछ याद आ जाता है। केन, मुझे सब कुछ याद आ गया। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? मुझे माफ कर दो केन। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। चलो बार्बी, अब घर चलते हैं। एक मिनट केन, रुको। जाने से पहले मैं नवीद को कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर बार्बी नवीद को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, ये जानते हुए भी कि केन मेरा मंगेतर है और वो मुझे ढूंढ रहा है, फिर भी तुम मुझे शादी के मंडप में ले आए। नवीद, क्या बार्बी सच बोल रही है? सच सच बता, क्या तुम्हें पहले से इस बारे में पता था? जी अम्मा, बार्बी से मैं विवाह करना चाहता था, इसलिए जब केन बार्बी को ढूंढ रहा था तभी मैंने उसे डरा कर भगा दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफी नहीं बल्कि इसकी सजा मिलेगी। अब से तुम्हें हमारे कबीले से निष्कासित किया जाता है और मैं चाहती हूँ तू अब से हमारे कबीले का हिस्सा नहीं है। बार्बी बिटिया और केन की शादी बहुत ही धूमधाम से हमारे कबीले में की जाए। मैं बार्बी को अपनी बेटी की तरह यहाँ से विदा करना चाहती हूँ और फिर इस तरह बार्बी और केन की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपने राज्य आकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।